Hello everyone, welcome to my channel Chemophilic Lorica and I'm back with a new video. Hope you all are fine. सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ क्योंकि एक बिगनर के लिए जितना आपने मुझे लव सपोर्ट पॉजिटिव रिस्पांस शो किया है आई एम वेरी हैप्पी एंड इनफैक्ट आई कैन से दैट आई एम फीलिंग वेरी एनर्जाइज्ड एंड मोटिवेटेड. आपकी यही सपोर्ट यही पॉजिटिव रिस्पांस मुझे हेल्प कर रही है ज्यादा से ज्यादा हार्ड वर्क करने के लिए, जल्दी वीडियो अपलोड करने के लिए. सो प्लीज कीप डूइंग सो. ऐसा ही सपोर्ट पॉजिटिव रिस्पांस मुझे आगे भी प्लीज दिखाते रहिए. एंड वन मोर थिंग विच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू कि कुछ टाइम बाद आई हैव थॉट अबाउट इट कि मैंने सोचा है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स के पीडीएफ के भी लिंक में शेयर करूं. सो आई थिंक कुछ लोगों की ऐसी सजेशंस हैं एंड आई एम ऑल्सो थिंकिंग अपॉन इट. तो डेफिनेटली कुछ टाइम बाद मैं जरूर शेयर करूंगी. बाकी अगर इसके अलावा या और कोई भी आपको सजेशन या कोई क्वेरी कुछ भी है, एनीथिंग वट एवर यू वॉन्ट, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए. एंड प्लीज कीप मोटिवेटिंग मी बाय लाइकिंग माई वीडियोज, बाय सब्सक्राइबिंग माई चैनल, बाय शेयरिंग माई वीडियोज. थैंक्स अ लॉट अगेन एंड नाउ लेट्स मूव टू द लेक्चर. हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे सिग्निफिकेंट फिगर्स से रिगार्डिंग. वही क्वेश्चंस आज हम पहले डिस्कस करेंगे, देन वी विल फर्दर प्रोसीड विद द नेक्स्ट टॉपिक्स. ओके, सबसे पहला क्वेश्चन था एक कि 5.0 ग्राम एंड 5.00 ग्राम इसमें क्या फर्क है. एक्चुअल में अगर आप देखें, कोई वैसे देखेगा तो उसको लगेगा अरे दोनों सेम ही चीज है, बट एक्चुअल में दोनों फिगर्स को अगर हम देखें साइंटिफिकली देन दे आर डिफरेंट. और डिफरेंस किसमें है? उसके प्रिसीजन में. 5.0 ग्राम में आप देख सकते होंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और 5.00 ग्राम में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. ठीक, तो यानी ये आपके 2 डेसिमल पॉइंट तक बता रहा है, ये आपके 1 डेसिमल पॉइंट तक आपका रिजल्ट बता रहा है. सो इट मीन्स आपका 5.00 ग्राम ज्यादा प्रिसाइज है इन कंपेरिजन टू 5.0 ग्राम. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं एग्जैक्ट नंबर में. अब एग्जैक्ट नंबर में अनसर्टेनिटी का कोई रोल नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. ठीक है ना. यहां अभी हम जो पढ़ रहे हैं कि 0.1 तक एक्यूरेट है या 0.01 तक एक्यूरेट है. एग्जैक्ट नंबर तो एग्जैक्ट है आपका 12, 13 वॉट एवर. उसके बाद अगर आप डेसिमल के बाद जितने मर्जी जीरो लगाना चाहो लगा सकते हो. तो इट मीन्स जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरो उसके बाद आप लगा सकते हो तो वहां पे आपका सिग्निफिकेंट फिगर भी इनफाइनाइट नंबर हो जाएंगे. फाइन. सो इसलिए सेकेंड क्वेश्चन में आपका आंसर आ जाएगा इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ एग्जैक्ट नंबर. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन था आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने थे. 4 में अलग अलग पार्ट्स दिए हुए थे. पहला क्वेश्चन था आपका एवोगैड्रो नंबर, ये 6.022 इंटू 10⁰23. तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. 10 की पावर वाली चीज को हम काउंट नहीं करते हैं. 6.022 में 1, 2, 3, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है. अगला केस था आपका 0.0025. इसके केस में फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ये है. इसके बाद वाले नंबर्स जितने भी हैं उनको हम काउंट करते हैं, तो ये तीनों नहीं काउंट होंगे. दीज 2 विल काउंट. तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर. 8000 अगेन आपका कई तरह की फॉर्म्स में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, कई तरह की एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. सो लेट्स सी दैट. यहाँ पे आप देख सकते हैं 8000 को अगर आप 8 इंटू 10⁻³ भी एक्सप्रेस कर सकते हो, 8.0 इंटू 10⁻³ या 8.00 इंटू 10⁻³. राइट. अब तीनों के केस में सिग्निफिकेंट फिगर्स अलग अलग आएंगे, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. तो अगर आप इसको 8 इंटू 10⁻³ करोगे तो 1 8.0, तो 2 8.00, तो 3. फाइन. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. फोर्थ पार्ट था इसका पाई की वैल्यू होती है 22/7 या फिर हम डेसिमल्स वाला इस फॉर्म में लेंगे तो आपका 3.14285 एंड फर्दर मोर. तो यानी यहां पे भी आपके नंबर ये हमें नहीं पता आगे कितने तक है. सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस ऑल्सो. आई होप आपको सिग्निफिकेंट फिगर सब क्लियर हो गया होगा. सो डू प्रैक्टिस. क्वेश्चंस आप रेगुलर घर पे प्रैक्टिस करते रहिए. देन नेक्स्ट इज डायमेंशनल एनालिसिस. ठीक, या फिर हम इसको कहते हैं यूनिट फैक्टर मेथड. अब कोई भी कैलकुलेशन जिसमें डायमेंशंस का यूज हो रहा है, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज जो भी आपकी इन्वॉल्व हो रही हैं उसके रिगार्डिंग, उसे हम कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस. एनी कैलकुलेशन विच इन्वॉल्व द यूज ऑफ डायमेंशंस ऑफ द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व इज कॉल्ड एज डायमेंशनल एनालिसिस. यूज कहाँ होता है आपका? कोई एक फिजिकल क्वांटिटी आपको जो गिवन होगी उसको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने में.
ठीक, अब स्टेप्स क्या है कन्वर्जन के, कि सबसे पहले आप यूनिट कन्वर्जन फैक्टर निकालिए। यूनिट कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये हमें पता है। अब यूनिट का मतलब क्या होता है, 1। वैसे आप जब कहते हैं ना यूनिटी मीन्स इक्वल टू 1, तो इसको अगर आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। एक साइड हमने यहाँ 1 रखा, 1 मीटर हम नीचे ले गए तो 100 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर, या फिर इसका दूसरा तरीका 1 मीटर बाय 100 सेंटीमीटर। दोबारा देखते हैं, अगर 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर गिवन है, किसी भी चीज की आपको यूनिट कन्वर्जन फैक्टर निकालना होगा तो आप उसको यूनिटी के इक्वल करोगे। एक बारी इस फॉर्म को यहाँ डिनोमिनेटर में ले जाओगे, एक बारी इसका उल्टा। ये चीज हमने यहाँ की है, एक बारी 1 मीटर को नीचे रखा, एक बारी 100 मीटर को, तो 100 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर या फिर 1 मीटर बाय 100 सेंटीमीटर, ये दोनों इसके यूनिट कन्वर्जन फैक्टर्स हैं। ठीक, अब ये दोनों क्यों लिखे हमने, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि मीटर को सेंटीमीटर में करना हो या फिर सेंटीमीटर को मीटर में, तो इट डिपेंड्स कि हमें कन्वर्ट छोटी यूनिट को बड़े में करना है या बड़ी को छोटी में। ठीक, सेकेंड, अब इसमें होता क्या है, ये जो दोनों आपका यूनिट कन्वर्जन फैक्टर्स है, इनमें से कोई भी यूज हो सकता है, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि कोई भी नंबर इनमें से किसी एक यूनिट फैक्टर में जब मल्टीप्लाई होगा तो दोनों में से किसी से भी हो सकता है, तो फाइनल आंसर आपका 1 आएगा। सो इट मीन्स वैल्यू में इफेक्ट नहीं देगा, वो कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा, इट विल नॉट बी इफेक्टेड इन केस ऑफ वैल्यू। तो इसीलिए दोनों में से यूनिट कन्वर्जन फैक्टर किसी से भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज कि दोनों में से हमें कौन सा यूज करना है, राइट। सो आपको इस तरह से यूनिट कन्वर्जन फैक्टर यूज करना है कि आपकी सारी यूनिट्स कैंसल आउट हो जाएं एक्सेप्ट द रिक्वायर्ड यूनिट। कैसे, मल्टीप्लाई द गिवन फिजिकल क्वांटिटी, जो भी आपको क्वेश्चन में दी होगी उसको यूनिट कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा इन सच अ वे दैट ऑल यूनिट्स विल गेट कैंसल आउट लीविंग बिहाइंड ओनली द रिक्वायर्ड यूनिट। यह भी आपका ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम अभी क्वेश्चन करेंगे। ठीक, उसके अलावा अगर कई सारे स्टेप्स में है, कई सारे स्टेप्स में, जैसे सपोज 1 डे को मैं कह दूं सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो कई स्टेप्स आ जाएंगे ना, डेज में आवर्स होते हैं, आवर्स में आगे फर्दर मिनट्स, मिनट्स में सेकंड, राइट। तो नंबर ऑफ स्टेप्स अगर इन्वॉल्व हो जाएंगे तो उसके केस में भी आपको कन्वर्जन फैक्टर हर केस में लगाना होगा इन सच अ वे कि यूनिट्स आपकी सारी कैंसिल आउट हो जाए। प्रीसीडिंग फैक्टर का मतलब कि जो पहले वाली होगी, जैसे सपोज करो आपका 1 डे है, 1 डे में आवर्स है, तो उसके बाद एक स्टेप तो ये हो गया, फिर आवर्स से फर्दर आप किस में जा रहे हो, मिनट्स में, तो मिनट्स के लिए आवर्स प्रीसीडिंग फैक्टर हो गया, आवर्स के लिए डे प्रीसीडिंग फैक्टर हो गया। तो सारी यूनिट्स इन टोटल, एक्चुअली बेसिकली इसमें देखना क्या है कि आपका जो यूनिट गिवन है और लास्ट में जो आंसर आना चाहिए वो जो आपकी रिक्वायर्ड यूनिट है जिसमें कन्वर्ट करने को कहा गया है उसमें आना चाहिए। बाकी सारी यूनिट्स कैंसिल आउट हो जानी है, उसी तरह से आपने यूनिट कन्वर्जन फैक्टर अप्लाई करना है। ठीक, सो लेट्स मूव फर्दर। इसके हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई रूम है आपका जो कि 12 फुट लॉन्ग है, आपने ये लेंथ एक्सप्रेस करनी है इंचेस में। ठीक है, अब ये रिलेशन मैक्सिमम केसेस में अगर कुछ ज्यादा टफ है तो गिवन होता है, बट कोशिश कीजिए कि आपको रिलेशंस याद ही रहें, जो बेसिक रिलेशंस है वो तो याद रहें। ठीक, अब जैसे यार्ड या कहीं इंचेस या बहुत ऐसा टफ रिलेशन होगा वो तो क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, 1 फुट में 12 इंचेस थे, तो आप इसको 2 यूनिट फैक्टर इसका लिख सकते हो, एक बारी इसको नीचे ले जाओगे, एक बारी इसको नीचे, तो क्या आ जाएगा यूनिट कन्वर्जन फैक्टर 12 इंचेस बाय 1 फुट या फिर 1 फुट बाय 12 इंचेस। ठीक, अब अप्लाई हमने कैसे करना था, सेकंड स्टेप क्या था, मल्टीप्लाई करना है हमें इसे किससे, जो फिजिकल क्वांटिटी गिवन है, तो हमें 12 फुट से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे आप फुट लिखना भूलिएगा मत, क्योंकि आपने यूनिट्स कैंसिल आउट करनी है। अगर यहाँ खाली 12 लिख दोगे तो कैसे कैंसिल आउट होगा, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। सो यू हैव टू राइट कंप्लीटली अलॉन्ग विद द यूनिट 12 फुट मल्टीप्लाइड बाय, इन दोनों में से कौन सा आप यूनिट फैक्टर यूज करेंगे कि आपका ये फुट कैंसिल हो जाए। ऑब्वियसली अगर जिसमें डिनोमिनेटर में फुट आ रहा होगा वही, सो इट्स क्लियर, आप ये वाला यूज करेंगे। फुट से फुट कट गया, इसको मल्टीप्लाई करके 144 इंचेस, तो आपकी फाइनल यूनिट इंचेस में आ गई, बाकी ये वाली यूनिट कैंसिल आउट हो गई। ठीक, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। हाउ मेनी इंचेस आर देयर इन 3 किलोमीटर। ठीक है, अब ये सारे रिलेशंस आपको दिए हुए हैं, सबका आपने अलग अलग यूनिट कन्वर्जन फैक्टर लिखा है। पहले आपने इसके केस में लिखा 1000 मीटर बाय 1 किलोमीटर या फिर 1 किलोमीटर बाय 1000 मीटर। ऐसे ही यार्ड और मीटर में 1.094 यार्ड अपॉन 1 मीटर या फिर 1 मीटर अपॉन 1.094 यार्ड। थर्ड केस में भी 36 इंचेस बाय 1 यार्ड या फिर 1 यार्ड बाय 36 इंचेस। तो यूनिट कन्वर्जन आपने सारे के केस में लिख लिया। कन्वर्ट किसको करना था, आपने 3 किलोमीटर को कन्वर्ट करना था। तो 3 किलोमीटर को कन्वर्ट करने के लिए आप सबसे सिक्वेंशली मल्टीप्लाई करेंगे।
3 किलोमीटर को, पहले किलोमीटर को हमने मीटर में करना है, फिर उसको यार्ड में, उसको इंचेस में, राइट। तो आप उसी के अकॉर्डिंग यूनिट कन्वर्जन फैक्टर चूज कर लेंगे कि किलोमीटर कैंसिल हो जाए, यानी इन दोनों में से ये वाला आ गया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर अब हमें ये तो कैंसिल आउट हो गया, मीटर कैंसिल आउट करना है तो मीटर डिनोमिनेटर में आना चाहिए, हमने ये फैक्टर ले लिया। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे तो फाइनल वैल्यू जो आपकी कैलकुलेट करके आ जाएगी दैट इज 1.18 इंटू 10⁵ इंचेस। फाइन, आई होप आपको ये अब कन्वर्ट करना या इस तरह के क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। कुछ क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग मैं आपको दे रही हूँ, यू हैव टू ट्राई इट। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन SI यूनिट यूजिंग पावर ऑफ 10, ठीक है, यानी इंटू 10⁻⁴ समथिंग आपके आंसर में ऐसा आना चाहिए, ठीक है। एक है आपका 1 डे, इसको आपने कन्वर्ट करना है, ठीक, और एक है 48 माइक्रोग्राम, इसको आपने SI यूनिट में कन्वर्ट करना है। डे माइक्रोग्राम SI यूनिट नहीं है, सो SI यूनिट में आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। डे को किस में कन्वर्ट करना है, माइक्रोग्राम को किस में कन्वर्ट करना है, आई होप आपको क्लियर होगा। और फाइनल आंसर में पावर ऑफ 10 आनी चाहिए, ठीक। लेट्स मूव फर्दर। कुछ क्वेश्चंस और हैं उसी के बेसिस पे। व्हाट इज द मास ऑफ एन एल्यूमिनियम ब्लॉक हुज डायमेंशंस आर 2 इंचेस इंटू 3 इंचेस इंटू 4 इंचेस। ये एक एल्यूमिनियम ब्लॉक क्यूबॉइड के फॉर्म में आपको दिया गया है, जिसकी ये डायमेंशंस दी हुई हैं, ठीक। उसकी डेंसिटी भी दी हुई है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और एक रिलेशन दिया है 1 इंचेस इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। आपने फाइनल आंसर निकालना है मास। सिंपल क्वेश्चन है, बट द थिंग इज कि ऊपर वाली जो आपकी डायमेंशंस है वो इंचेस में है, सो फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर, और डेंसिटी आपकी यहाँ पे सेंटीमीटर है तो नेचुरली आप इसमें कन्वर्ट करेंगे, देन फाइनली जैसे आप सिंपल कैलकुलेट करते हैं वैसे कैलकुलेट कर देंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ कंटेनर हैज 2 लीटर ऑफ वाटर, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम इन मीटर क्यूब। अब यहाँ पे आपका पहले वाला रिलेशन में आ गया जो हमने मेजरमेंट ऑफ मास के टाइम किया था कि 1 मीटर क्यूब में कितने डेसीमीटर क्यूब हैं, कितने लीटर हैं, वो चीज यहाँ इन्वॉल्व हो जाएगी। तो कन्वर्जन और वो को रिलेशंस सारी चीजें कनेक्टिंग है, इसलिए मैंने कहा था कि यूनिट्स का बहुत बड़ा रोल है न्यूमेरिकल्स करने में, ठीक। एक और क्वेश्चन है, यूजिंग यूनिट कन्वर्जन फैक्टर एक्सप्रेस 1.54 मिलीमीटर पर सेकेंड इंटू पिकोमीटर पर माइक्रोसेकेंड। ये जो -1 है ये पूरे इसके लिए पर माइक्रोसेकेंड, यानी कि सेकंड को आप माइक्रोसेकेंड में कन्वर्ट कर रहे हो, मिलीमीटर को पिकोमीटर में। अब यहाँ पे आपका कन्वर्जन भी आ गया और प्रीफिक्सेस भी इंक्लूड हो गए, तो ये आपका एक तरह से कंबाइंड क्वेश्चन है। सो कुछ क्वेश्चंस ये मैंने आपके लिए दिए हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में सारे न्यूमेरिकल्स एक साथ कवर अप करेंगे। नाउ इसके बाद हम पढ़ेंगे लॉज, ठीक, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें कई लॉज हैं, 4-5 लॉज। सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। इट वॉज गिवन बाय एंटोइन लेवॉइजियर 1789 में। कंजर्वेशन ऑफ मास आपका जैसे इसका नाम से ही पता लग रहा है कि मास कंजर्व हो रहा है, ना तो एक्स्ट्रा मास क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। सो डेफिनेशन इसकी क्या हो गई, अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें, इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट्स। कि चाहे फिजिकल चेंज हो रहा हो कोई या फिर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही हो, केमिकल चेंज हो रहा हो, दोनों के केस में रिएक्शन के पहले और बाद में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का मास सेम रहेगा। इसको हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक। ये आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं ये लॉ। इस लॉ को हम और भी क्या कह सकते हैं, लॉ ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर, ठीक है, कि आप मैटर को ना तो क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ठीक है, इंडेस्ट्रक्टिबल है वो। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है, इसके एग्जाम्पल अगर हम लें, एक मैंने फिजिकल चेंज लिया है, एक मैंने केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में जैसे सिंपल आप आइस को वाटर में अगर कन्वर्ट कर रहे हो, सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में, तो जस्ट स्टेट चेंज हो रही है, फिजिकल चेंज है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। तो जितना पहले उसका वेट था बाद में भी उतना ही होगा, देयर इज नो चेंज इन वेट, ठीक है। या फिर अगर आप कोई केमिकल चेंज करते हो, केमिकल रिएक्शन करते हो, मैंने यहां लिया है सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट, ठीक। एक टेस्ट ट्यूब में इसका मिक्सचर लिया, उसको वे कर लिया, उसके बाद जब इसकी इन दोनों को अलग अलग, एक्चुअली एक टेस्ट ट्यूब ऐसी आती है जो कनेक्टिंग होती है, लैंडोल्ट्स टेस्ट ट्यूब बोलते हैं उसको, तो उसमें मैंने एक साइड सोडियम क्लोराइड डाला, एक साइड सिल्वर नाइट्रेट डाला। आप चाहे तो अलग अलग बीकर में जो बिल्कुल कैलिब्रेटेड जिनका वेट सेम हो उसमें भी इसको ट्राई करके देख सकते हैं लैब में, और उनका वे अलग अलग किया। उसके बाद उनको एक ही बीकर में जब हमने मिक्सअप कर दिया
तो आपकी यानी रिएक्शन हो जाएगी उनके बीच। फाइनल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। तो उसके बाद जब आप अगेन वेट करेंगे तो दोनों के केस में बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन टोटल वेट सेम ही होगा। तो चाहे फिजिकल चेंज हो या केमिकल चेंज, लॉ आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई हो रहा है, यानी टोटल मास आपका रिएक्टेंट्स का, टोटल मास प्रोडक्ट्स का हमेशा सेम होगा। ठीक, अब इसमें कुछ आप कह सकते हो कि चेंजेस हैं या आप कह सकते हो मॉडिफिकेशन है। ठीक, मॉडिफिकेशन कैसी है, उसके लिए इस लॉ को मॉडिफाई किया गया है इन केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। ठीक, न्यूक्लियर रिएक्शंस के केस में क्या होता है, मास ऑफ प्रोडक्ट्स कभी कभार थोड़ा कम होता है, यूजुअली कम ही होता है, चाहे थोड़ा सा ही कम हो बट कम होता है। तो उस केस में इस लॉ को हमने मॉडिफाई कर दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। अब वो मास गया कहाँ जो कम हुआ था, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। E मतलब एनर्जी, ये मास, C मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो वो जो आपका लॉस ऑफ मास था वो कन्वर्ट हो गया किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी में। सो इसका मतलब मास और एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल हैं। ठीक, जो मास आपका लॉस हुआ था वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, इसीलिए हमने लॉ की हेडिंग क्या रखी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। फाइन, तो पूरी डेफिनेशन इसकी क्या हो जाएगी, मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल बट total sum of the mass and energy during any physical or chemical change remains constant। ठीक है, यानी आप एनर्जी वाला और मास वाला पूरे ओवरऑल को जब आप काउंट करेंगे तो यहाँ पे भी आपका दोनों के केस में, चाहे वो फिजिकल चेंज है चाहे केमिकल चेंज, इट विल रिमेन कांस्टेंट। फाइन, तो ये था आपका फर्स्ट लॉ। अब हम इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, वो आपने करने होंगे। बहुत सिंपल लॉ है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विल रिएक्ट विद 5.8 gram of sodium chloride to produce 14.35 gram of silver chloride and 8.5 gram of sodium nitrate if the law of conservation of mass is true। इसी लॉ का यूज करके आपने जस्ट इसको शो करना है, इस क्वेश्चन में शो करना है एंड सिल्वर नाइट्रेट का मास निकालना है। अब सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला आपको लिखना आना चाहिए। आप रिएक्शन की फॉर्म में इसको लिखेंगे, मास लिखेंगे और टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स को इक्वेट जब करेंगे तो एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन। इन सारे न्यूमेरिकल्स को मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक साथ ही डिस्कस करूंगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और है इसी लॉ के रिगार्डिंग। इफ 6.3 ग्राम ऑफ sodium bicarbonate are added to 15 gram of acetic acid solution, then the residue is found to weigh 18 gram. What is the mass of CO2 released in the reaction? अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। आप 9th-10th में ऑलरेडी इनके जो कंपाउंड्स होते हैं, इनके फॉर्मूले, रिएक्शन कैसे लिखना है, ये सब चीजें पढ़ चुके हैं, राइट? तो आई होप आपको ये चीज आनी चाहिए, और अगर नहीं आती है तो अगेन यू हैव टू रिवाइज फर्स्ट, बट आई होप प्लस 1 में जो बच्चा है उसे सब आता होगा। तो दिस वाज फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये दिया था जेएल प्राउस्ट ने 1799 में। अब इसके नाम से ही पता लग रहा है लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, मतलब कोई भी कंपाउंड, कांस्टेंट मीन्स कि सेम चीजों से ही बना होगा। कांस्टेंट कंपोजिशन का मतलब क्या होगा कि सेम चीजों से ही बना होगा, या फिर डेफिनेट प्रोपोर्शन मतलब कि उनकी रेशियो जिन चीजों से वो बना है उसमें एक कोई प्रॉपर फिक्स्ड रेशियो होगी। ठीक है, सो कैसे डिफाइन करेंगे? अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक, कोई भी कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड जो बनेगा वो हमेशा उसमें सेम ही एलिमेंट्स होंगे और जो कंबाइन होंगे वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होंगे, वो भी बाय मास। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप CO2 लेते हो, अगर उसको कहीं से भी बनाओ या कहीं भी आपने देखा हो, चाहे लाइमस्टोन से हीट करके बना रहे हो, बाइकार्बोनेट को हीट कर रहे हो, सिंपली कार्बन ऑक्सीजन को कंबाइन कर रहे हो, किसी भी फॉर्म में अगर CO2 कभी भी आप पढ़ते हो तो उसमें कार्बन, उसका फॉर्मूला होता है CO2, राइट? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन और ऑक्सीजन ही है हमेशा। और वो भी कैसे है? कार्बन का वेट 12, मास 12, ऑक्सीजन के केस में 16 into 32, 16 into 2 32 आ गया, यानी रेशियो क्या हो गई 12:32 या फिर 3:8। तो कभी भी आप CO2 देखते हो तो वहां पे रेशियो हमेशा क्या होती है 3:8। तो यानी हर केस में CO2 इज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स C and O
विच इज कंबाइंड इन द 3:8 रेशियो बाय मास। ठीक, वाटर ले लो, वाटर में हमेशा ऐसे H2O में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2:16, क्या आ गया 1:8। तो इस तरह के आप कोई भी केमिकल कंपाउंड अगर कंसीडर करेंगे उसमें हमेशा एक फिक्स रेशियो होगी बाय मास। अब इस लॉ की लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस क्या है कि इन केस ऑफ आइसोटोप्स हम इस लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेचुरली अगर आप CO2 बना रहे हो, एक केस में C12 ले रहे हो आइसोटोप, एक केस में C14, तो रेशियो सेम नहीं आएगी। सो यहाँ पे ये एक तरह की लिमिटेशन हुई इस लॉ के लिए। दूसरी लिमिटेशन है कि एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं कभी कभार सेम रेशियो में, लेकिन कंपाउंड्स डिफरेंट होते हैं। ठीक, जैसे कि इथेनॉल या डाई मिथाइल ईथर का अगर हम एग्जांपल ले, इथेनॉल C2H5OH, डाई मिथाइल ईथर का फॉर्मूला CH3OCH3। ठीक, दोनों का सेम मॉलिक्यूलर, अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ओवरऑल देखोगे फॉर्मूला वो सेम हो रहा है। कैसे, C2 यहाँ भी है, C2 यहाँ भी है, यहाँ H6 है, O है, यहाँ पे भी H6O है। उस केस में अगर आप रेशियो चेक करो C:H:O, तो हमेशा 24:6:16 आ रही है दोनों के केस में। तो यहाँ पे दैट्स व्हाई इट इज वायलेटिंग द लॉ कि आपका एलिमेंट्स कंबाइन सेम रेशियो में करके दो डिफरेंट कंपाउंड्स भी बन सकते हैं। तो ये दो इस लॉ की लिमिटेशन है। सो सेकेंड लॉ भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसके भी कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक, वो देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट वाले लॉ के क्वेश्चंस थे, ऐसे ही यहाँ पे भी हैं, ये भी आपने ट्राई करने हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 2.16 ग्राम ऑफ कॉपर मेटल व्हेन ट्रीटेड विद नाइट्रिक एसिड फॉलोड बाय इग्निशन ऑफ द नाइट्रेट, इग्निशन मतलब ये हीट करना है, नाइट्रेट गेव 2.70 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या कहा हुआ है कि 1.15 ग्राम हमने कॉपर ऑक्साइड लिया, उसको रिड्यूस किया हाइड्रोजन से, वहां से कॉपर कितना आया 0.92 ग्राम, यानी दोनों के केस में कॉपर बन रहा है। तो आपने दोनों की पहले रिएक्शन लिखनी होगी। कॉपर दो जगह, जैसे हमने कहा ना CO2 अलग अलग जगह से कहीं से भी बना लो, यहाँ पे भी सेम वही केस है। कॉपर ऑक्साइड और कॉपर का रोल है पूरे क्वेश्चन में, तो आपको वो रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। रिएक्शन आप लिखोगे, उसके बाद परसेंटेज अगर आप काउंट करोगे, जैसे सपोज करो CO2 में आप परसेंटेज निकालो कार्बन की, ऑक्सीजन की, तो कहीं से भी CO2 बनेगा, परसेंटेज सेम आनी चाहिए। सेम उसी चीज का उसी रूल को आप फॉलो करोगे इस क्वेश्चन में। So with the help of that you can illustrate that the law of constant composition is followed by this question। ठीक, ऐसे ही एक क्वेश्चन और है। यहाँ AgCl हमने प्रिपेयर किया हुआ है दो अलग अलग मेथड से, प्रिपेयर किया है। यहाँ पे भी आपको शो करना है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, यानी कि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, कि ये क्वेश्चन या ये डेटा आपका लॉ इलस्ट्रेट कर रहा है। ठीक है, फॉलो कर रहा है। एक केस में क्या किया आपने, 0.5 ग्राम सिल्वर वायर को लिया है, उसको डिसॉल्व किया है नाइट्रिक एसिड में, और ऊपर से एक्सेस ऑफ HCl ऐड किया है, सिल्वर नाइट्रेट बनाया है। ठीक, उसके बाद उसमें से AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, उसको वॉश किया, ड्राई किया, उसका वेट लिया, यानी सिल्वर क्लोराइड आपका दो तरह से बन रहा था ना। एक तरीका ये हो गया। एक तरीका क्या है कि Ag मेटल को आपने 1 ग्राम लिया, उसको इन अ करंट ऑफ ड्राई क्लोरीन गैस हीट किया, तब तक किया जब तक कि मेटल कंप्लीटली कन्वर्ट ना हो जाए उसके क्लोराइड में, वहां पे भी वेट किया। अब बच्चे कई बार कंफ्यूज करते हैं, इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, यू हैव टू जस्ट मेक इट श्योर कि क्वेश्चन में क्या चीज बन रही है, किससे बन रही है ना। अब यहाँ बन रही थी AgCl, यानी फाइनल प्रोडक्ट आपका AgCl है। जो प्रोसेस आपको ये सारा दिया हुआ है उसमें या तो रिएक्शन लिखो, बट बहुत बार क्वेश्चन बिना रिएक्शन के भी हो जाता है। ठीक है, तो जैसे सपोज आपका फर्स्ट केस में ये है कि सिल्वर वायर का आप यूज कर रहे हो, नाइट्रिक एसिड से ट्रीट किया, फिर HCl, आपको इस जस्ट पढ़ने की जरूरत है। बाकी आपका फाइनल दो वैल्यूज तो आपकी दो डायरेक्ट है ही, कि स्टार्टिंग में यहाँ सिल्वर इतना था, इतने सिल्वर से इतना सिल्वर क्लोराइड बना है। सेकंड केस में 1 ग्राम सिल्वर से इतना सिल्वर क्लोराइड बना है। तो आप परसेंटेज निकाल सकते हो इजिली, अगर परसेंटेज आपकी सेम आ रही है, सो इट मीन्स इट इज फॉलोइंग द लॉ, अदरवाइज नॉट। सो प्लीज डू ट्राई दीज क्वेश्चंस। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स आए हैं, ट्राई देम और गो थ्रू द होल चैप्टर टिल नाउ, क्योंकि सारी चीजें कनेक्टेड हैं। देन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर मैं ये सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूंगी, फाइन, और फर्दर आगे लॉज पढ़ेंगे हम। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू। आप लोगों को मेरा आज का लेक्चर कैसा लगा? होप यू हैव लाइक्ड इट। सो अगर पसंद आई आपको मेरी वीडियो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अगर कोई क्वेरी है या कोई सजेशन तो प्लीज कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर बताएं। सब्सक्राइब बटन आपको वीडियो में नीचे नजर आ रहा होगा, प्लीज
Subscribe to my channel. Keep loving me, keep supporting me, and keep motivating me. Thank you.